Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्ते। द न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। कल का दिन तो बहुत सारी सरगर्मियों वाला दिन था। कल शाम को शेख रशीद इंटीरियर मिनिस्टर ने नेशनल असेंबलीज की लॉजेस में पुलिस घुसा दी। पुलिस को वहाँ से कुछ लोग मौलाना फजलुर रहमान के साथ ही मिले। अब इस बात में कुछ सच्चाई है कि नहीं है, ये तो देखने वाली बात है। पर ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है? इमरान खान तो खुलेआम धमकियाँ दे रहा है। कैसी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, देखते हैं, आइए देखें। कुछ लोगों के वारंट्स हैं जिनका ताल्लुक शायद JUI की किसी तंजीम के साथ है, तो मैंने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉजेस में आप इस तरह एंटर नहीं हो सकते, और अगर किसी के पास कोई वेपन है तो आपका हक है, फिर भी चेक कर लें। तो बहरहाल वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, बातचीत हो रही है। बहरहाल ये इलीगल है और ये नो कॉन्फिडेंस की मोशन के इस मामले में लोगों को ये हैरेस करना है। क्या अरेस्ट करने की कोशिश अभी क्या मामला क्या चल रहा है, क्या डिस्कस हो रहा है? छोड़ूंगा किसी आदमी को जिसने कानून में हाथ लिया। जब तक मैं वजीर दाखिला हूं, वाज़े तौर पर कहता हूं, अल्लाह के हुक्म से कुचल के रख दूंगा जो आदमी कानून और को इख्तियार में लेगा। मैं नहीं लिहाज करूंगा कि ये कितना बड़ा लीडर और कितना बड़ा मोतबर है और कितना बड़ा पार्टी का हेड है। बाद में अदम एतमाद वाले दिन उनको ला के उनका वोट दिलवा दूंगा। जितना मर्जी पार्टी लीडर हो, अगर वो साजिश में मुलव्वस पाया गया, अगर वो इन्वॉल्व हुआ अमन व अमान के मसले में, कानून को हाथ लेने में, तो कानून उसको हाथ में साहब ने की। और आज बिलाल भुट्टो जरदारी जो हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में, और वहां पर उन्होंने भी काफी सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। मेरे ख्याल में हालांकि बिलाल भुट्टो साहब जिनको मैं देख रहा हूं और कवर करता हूं, तो उस मतलब इज ए यंग लीडर, काफी सुलझा हुआ आदमी और बड़े तरीके से बात करने वाला और बड़े अच्छे मिलनसार किस्म का आदमी जिसको कहा जाता है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो गुज़िश्ता दिन एक तकरीर की कराची में, यकीन करें मैं टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहा था और मैं कह रहा था यार ये तो शायद इमरान खान चले जैसा भी प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, किसी मोहल्ले का काउंसलर भी इस किस्म की स्पीच शायद ना कर सके। और इस तरह करते हैं, डिटेल में जाते हैं। पहला मेरा टारगेट होगा जिसके ऊपर बड़ी देर से, जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ, वो है आसिफ अली जरदारी। ये आदमी, ये जालिम आदमी जो पुलिस को इस्तेमाल करता है, लोगों को मरवाता है। मकसूद चपरासी वाला कौन है? वो मकसूद चपरासी वाला, मकसूद चपरासी वाला शोबाज, जूते पॉलिश करने वाला। और फिर इनके साथ मिल गया है डीजल। सुने जरा, अब ये सुने, अब ये तीन, अब इन तीनों की शक्लें देखो, ये निकले क्यों हैं? मुल्क को बचाने के लिए। अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं, अपने अलावा और जो उनके साथ लोग हैं, उनके अलावा वो सब उनको चोर नजर आते हैं, डाकू नजर आते हैं और मुल्क दुश्मन नजर आते हैं। कोई भी हो, तो उनको अगर आप बात कर लें, आज बिलाल भुट्टो ने एक बात की, उन्होंने कहा कि मैं जो उनकी वाइफ है पीरनी साहिबा, कहते हैं मैं खातून अव्वल के ऊपर, फर्स्ट लेडी के ऊपर बात नहीं करता, लेकिन अगर करप्शन के हवाले से उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगी हैं उस पर मैं बात करूंगा। आज उन्होंने बड़ी खुल के बात की। इसके साथ साथ उन्होंने इमरान खान साहब की सिस्टर का नाम दिया और कहा कि भाई उन्होंने 3 अरब कैसे कमाए। अगर खान साहब आप ये कहते हैं कि आप किसी को भी कुछ कह देंगे, लेकिन उसके बदले में आप कहेंगे कि यार कुछ ना कहा जाए,
अगर आप मुझे थप्पड़ मारोगे, 2 थप्पड़ मारोगे, 3 मारोगे, हो सकता है मैं आपको 3 या 4 थप्पड़ ना मार सकूं, लेकिन कम से कम एक का तो जवाब मैं दूंगा। ये असल चीज है कि जो इमरान खान साहब शायद नहीं समझना चाहते, समझने की कोशिश नहीं करते। अच्छा, जी बिलावल को उर्दू अच्छी नहीं आती, उसके आसिफ अली जरदारी साहब को मुखातिब करके कह रहे यार खुदा का वास्ते इसको उर्दू तो सिखाओ। और अभी वो क्लिप मैंने डाउनलोड नहीं किया, वरना जिस वक्त वो टेकिंग सेरेमनी थी इमरान खान साहब की, और जिस तरीके से उनसे वो अल्फाज नहीं बोले जा रहे थे, तो इमरान खान साहब की तो उर्दू बहुत अच्छी है, तो क्यों नहीं बोले जा रहे थे। मैं ये नहीं, मैं यहाँ पे ना बिलावल साहब का तर्जुमान हूं, उसके स्पोक्स पर्सन है उनके पार्टी के, वो जवाब दे सकते हैं। बाकी अभी बहुत सारे लोग हैं जो बात करते हैं, मुख्तलिफ मीडिया, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है। जी, बूट पॉलिश करने वाले शहबाज शरीफ सर, आपका हमें नहीं पता कि 2018 में आप किस तरीके से आए, हमें नहीं पता कि आपके लोग किस तरीके से इलेक्ट होके आए, हमें नहीं पता कि आप किसके इशारों पे नाचते रहे ये 3.5 पौने 4 साल। क्या ये बात अब ढकी छुपी है? ये एक छोटे बच्चे से लेके और एक बड़े उम्र के आदमी तक सबको ये बात मालूम हो चुकी है। आपने इस दौरान जो पाकिस्तान के साथ किया वो किससे ढका छुपा नहीं है। और यकीन करें कि इस वक्त जिसको आप मतलब इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, मैं साफ नाम ले लेता हूं, फौज, वो साइड पे भाग रही है और खान साहब कहते हैं कि नहीं, इनको मैंने लेके आना है। और उनको क्यों लेके आना है? इसलिए लेके आना है कि इस वक्त खान साहब की जो हालत है वो इतनी पतली है, इतनी पतली है कि खान साहब के हत्थे कोई नहीं चढ़ रहा। उस डर और खौफ की वजह से वो चाहते हैं कि यार दोबारा से वही चीज की जाए, क्योंकि पहले फोन कॉल जाती थी, लोगों को कहा जाता था कि आपने यहाँ वोट करना है। अब वो कॉल्स का सिलसिला इस वक्त नहीं चल रहा। वो मेहनत अब खान मिस्टर न्याजी को खुद करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से उनकी चीखें निकली हुई हैं। जहांगीर तरीन उनकी कॉल नहीं उठाता, अलीम खान उनकी कॉल नहीं उठाता, ये दूसरे जो हमारे MQM कराची के जो लोग हैं वो उनसे नहीं मिल रहे, पीर पगाड़ा साहब ने उनसे मुलाकात नहीं की, बाप बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग उनसे साइड लाइन मार रहे हैं, चौधरी बरादरान ने भी उनको ऐसा लग रहा है कि झंडी दिखा दी। ये सारे लोग अभी ये चाहते हैं कि यार अगर किसी तरीके से कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए, और कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट होगी? आप किसी तरीके से फौज को लताड़ के रखो। यकीन करें कि यहाँ पे मैं वही जो जनरल बाबर इफ्तिखार साहब है वो स्पोक्स पर्सन है फौज के, फखर यूसुफजई नहीं है, लेकिन मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जो बात सही है वो उसको सही कहूंगा और कहता रहा हूं, और जो गलत होगी उसको गलत कहूंगा और कहूंगा आइंदा भी और इस वक्त भी। इस वक्त जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने साइड लाइन मारी है, और जो मेरे ख्याल में उनकी इज्जत के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि उनको पता है कि यार इन 3.5-4 सालों में जो जो हालत कर दी गई है उनकी, वो पता नहीं कैसे वो बहाल करेंगे या जो भी करेंगे वो खैर उनका अपना एक मामला है, एक बड़ा इदारा है, वो करते रहेंगे। लेकिन ये उनको बड़ा क्लियर पता है कि यार हमारे साथ जो कुछ हुआ शायद उन्होंने नहीं सोचा था, वो बिल्कुल उन्होंने नहीं सोचा था। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि भाई फौज तो आईनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनली हुकूमत के अंडर रहती है, तो सर आपको किसने कहा है कि फौज जो है मियां नवाज शरीफ के अंडर है इस वक्त, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, या आसिफ अली जरदारी साहब के अंडर है या मौलाना फजल रहमान साहब के अंडर है, ये तो कोई दावा नहीं कर रहा, न कर सकता। और एक चीज और है, कोई मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर कोई काम भी नहीं किया जा रहा। आप जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये एक राइट है, आप कर सकते हैं। उन्होंने आज कुछ क्लिप्स दिखाए और उन्होंने एबटाबाद ऑपरेशन का जिक्र भी किया, उसमें उसामा बिन लादेन के खिलाफ जो हुआ था 2011 में, और उसने कहा कि उसके बाद की जो सूरत हाल है तो आसिफ अली जरदारी की जानिब से फौजी मुदाखलत के जरिए अपनी हुकूमत के खात्मे के खदशे के पेश नजर अमरीकी हुकूमत से मदद तलब करने की मुबैना कोशिश की गई थी। इसके हवाले से भी एक वीडियो उन्होंने शेयर की आज। यार आपको ये सारी चीजें अब याद आ रही है, क्योंकि 2011 में वो हुआ, फिर उसके बाद 2013 में उनकी हुकूमत खत्म हो गई, मतलब नए इलेक्शन हुए, मियाँ साहब आए, मियाँ साहब 2018 में उनकी पार्टी का हुकूमत का खात्मा हुआ, इमरान खान न्याजी साहब को हुकूमत मिली। आपको अभी ये चीजें याद आ रही है कि यार ये हुआ था वो हुआ था। अगर हुआ भी था तो भाई फौज एक इदारा है, ISI है या फिर
जनरल साहब हैं, बाजवा साहब है, या उनसे पहले उस वक्त के जो कियानी साहब थे, तो मेरा ख्याल नहीं है कि उनको ये चीज समझ नहीं आ रही थी। यानी बड़ी हैरानगी है। अच्छा, फौज चौधरी साहब, हिंदुस्तान सबसे बड़ा इनके दिमाग में फंसा हुआ है, यकीन करें। उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की कि यार वो हिंदुस्तान के खिलाफ बयानात नहीं दे रहे थे। अच्छा ठीक है सर, खान साहब ने दे दिए, क्या उकाड़ लिया, दे दिया ना। 3.5-4 साल उन्होंने मोदी जी को गालियां भी दे दी, उनको फाशिस्ट भी कहा, हिंदुस्तान को एक पता नहीं किस किस्म का स्टेट, मेरे जहन से वो अल्फाज निकल गए, वो स्टेट भी कहा, सब कुछ कर दिया। लेकिन क्या उसका रिजल्ट क्या हुआ? ये असल कहानी है। असल कहानी ये है कि मोदी जी दूसरी दफा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए, इस वक्त बड़ी सक्सेसफुल उनकी हुकूमत जा रही है, और आज उनकी पार्टी ने वहां की सबसे बड़ी स्टेट्स के इलेक्शन जीते हैं एक दफा फिर। योगी जी जहां पे सीएम थे, उस स्टेट को दोबारा से बीजेपी जीत गई। भाई आप जो मर्जी करें, वहां के लोग उनको पसंद करते हैं और वहां के लोग उनके साथ खड़े हैं। आपकी बात, और आप उनके लोग उनके साथ खड़े हैं, लेकिन बाकी दुनिया के लोग भी उनके साथ खड़े हैं। ये नहीं है कि आप कहें कि जी दुनिया में वो अकेले बिल्कुल भी नहीं है। इनकी पॉलिसीज की वजह से अलबत्ता पाकिस्तान अकेला दिख रहा है, और वो भी इमरान खान साहब की माशाल्लाह से मेहरबानियां हैं। अच्छा, फिर वो कहते हैं जी वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को बगैर वीजे के जी पाकिस्तान में लाया। अच्छा ठीक है सर, बहुत बड़ा गुनाह सरजद हुआ। हेड ऑफ द स्टेट थे भाई, वो क्या यहाँ पे रहने आए थे या क्या ऐसी चीज थी? अगर आपको लगता है तो भाई आप एक केस और ठोक दो मियां नवाज शरीफ के ऊपर। इतने सारे केसेस चल रहे हैं, तो एक चलो जी मोदी जी के, उनकी दोस्ती थी उस वक्त, वो भी प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी आज भी वो प्राइम मिनिस्टर है, मोदी जी मियां साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, एक केस और सही। और मुझे इतना यकीन है कि आज भी मोदी जी के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, और होने भी चाहिए। वो जहांगीर खटक साहब को मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो मुझे कह रहे थे कि यार चीन और भारत के बीच में इंतहा के बड़े झगड़े, जंगे, सब कुछ हुआ, लेकिन दोनों के बीच में एक ताल्लुकात इसलिए मैं बेहतर कहूंगा, ट्रेड हो रहा है यार उनके बीच में। एक की चीज आपको चाइना में मिलेगी, चाइना वाली चीज आपको न्यू दिल्ली में या फिर बेंगलुरु में या मुंबई में या किसी और जगह पे आपको मिलेगी। क्यों? लेकिन यहाँ पे तो जी दुश्मन देश है भाई, वहां उसको हमने बड़ा वो करना है, हमने तो उसको लताड़ के रखना है। ये सर आज ये वाली चीजें इस वक्त चल रही हैं, और वो चाहते हैं कि यार किसी तरीके से, क्यों, मैं आपको यहाँ पे छोटी सी और बात बता दूं, खत्म करूंगा, लेकिन क्योंकि इंडिया फैक्टर जो है ना, अगर आप ये कह दोगे तो जो आप उसके ऊपर ट्रेटर वाला हरबा इस्तेमाल करोगे ना, वो जरा आसान हो जाएगा आपको। मोदी जी को बीच में ले आएंगे, ओ जी मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन, हालांकि मुसलमानों के जो सबसे बड़े ममालिक है उनको अवार्ड्स दिए उन्होंने, तो यूएई भी और सऊदी अरेबिया ने भी, लेकिन वो सबसे बड़े दुश्मन। बजाय इसके कि आप उनसे सीखते कि भाई उन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान को क्या डिलीवर किया, जो अच्छा किया उसको करते, जो बुरा किया उसको आप अवॉइड करते। आप जी ये लगे हुए कि यार नवाज शरीफ को आपने गद्दार साबित करना। फॉर गॉड से ये गद्दारी वाली और ये वाली चीजें, आज मैं बलोच भाइयों से यकजहती के लिए उनके कैंप में गया था, उस पर भी खैर आपको एक वीडियो होपफुली आएगी जल्द। तो उनको मैंने कहा कि यार आपके सीने पे जी पेट्रियाटिज्म का तमगा या मेरे सीने पे पेट्रियाटिज्म का तमगा, मैंने कहा किसी के कहने से नहीं लगेगा, ये दिल के मामलात हैं। आपको कुछ पसंद है, कुछ नापसंद है, रियासत की कुछ पॉलिसीज आपको सही लगेंगी, कुछ आपको नापसंद है, जो आपको नापसंद है आप उससे इख्तिलाफ रख सकते हैं। ये क्या बात हुई कि आपके ऊपर जी ये तो आपने इख्तिलाफ कैसे रख लिया भाई, आपने ये बात कैसे कर ली कि जी मेरे साथ ये जुल्म हुआ, मैं तो इसके खिलाफ बात करूंगा, आवाज उठाऊंगा। हफीज बलोच भाई को गायब किया गया, इस पर अगर बात होगी या जो इनके साथ बैठेंगे या जो साथ। इमरान खान बिल्कुल पागल हो गया है, वो बखला गया है। न जाने कैसे कैसे स्टेटमेंट्स दे रहा है, उससे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, यही लगता है। इससे ऑपरेशन और गट्ठी होगी, इससे फ़ायदा होने के बजाय नुकसान की उम्मीद ज़्यादा है। इमरान अब मरने मारने पर उतारू हो गया है।
अब पाकिस्तान में डेमोक्रेसी ज़्यादा देर की मेहमान नहीं लगती। आइए देखते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। नमस्ते।